अब अगर यहाँ पर देखे बेटा, तो अब हमारे पास बात आती है अमाउंट की। किसकी बात आएगी बेटा? अमाउंट की। तो अमाउंट के लिए हमने पहले भी बोला है कि जो हमारे पास, जो अगर हम लोग अमाउंट निकाल रहे हैं तो अमाउंट कैसे निकालेंगे कि प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट की। अगर हम लोग प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट की बात करें, अगर किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग? प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट की बात करेंगे। प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट को देखेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि A बराबर P प्लस सी आई। ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा? P प्लस सी आई, की जो अमाउंट है उसमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? अमाउंट के नाम से जाना जाएगा, अमाउंट कहलाएगा। कि अगर आप अमाउंट को देख रहे तो अमाउंट बराबर क्या होगा? P प्लस सी आई। तो अगर हम लोग देखें तो लिख सकते हैं इसे P प्लस P ऑफ 1 प्लस आई की पावर n माइनस P। P से P खत्म ना बेटा, तो A बराबर क्या हो जाएगा? P ऑफ 1 प्लस आई की पावर n। क्या होगा बेटा? A बराबर P ऑफ 1 प्लस आई की पावर n। तो ये जो वैल्यू हमारी होगी, ये जो हम लोग वैल्यू यहाँ पर कंसीडर करेंगे, यही हमारा किस नाम से जानेगा बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट के नाम से यहाँ जाएगा। तो पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला और अब जो हमारी वैल्यू कंसीडर हुई वो क्या हो जाएगा बेटा? अमाउंट के नाम से जाना जाएगा, अमाउंट निकलेगा। तो ये चीजें हमें यहाँ पर बेसिकली करना है। तो जो ऊपर 4 क्वेश्चन लिखे हुए थे, अगर उसमें अमाउंट निकालना हो तो निकाल सकते हैं ना। तो होमवर्क में वो चारों क्वेश्चन है आपको अमाउंट निकालने के लिए। ठीक है, होमवर्क में वो चारों क्वेश्चन है आपको अमाउंट निकालने के लिए, कि उन चारों क्वेश्चन का अमाउंट भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा। तो अगर कैलकुलेटर पर इस पर से देखेंगे तो क्या होगा? अमाउंट बराबर 1 प्लस आई इंटू इक्वल टू कब तक बेटा? 1 माइनस एन टर्म्स तक ना। और इंटू अगर P करके इक्वल दबा दे, जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा बेटा? अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं, ये तो कभी ऐसी बातें है भी नहीं। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कहानी बनती है बेटा, वो होता है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना हो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, किस तरीके से उसको फाइंड आउट करें। तो देखो बेटा, इसमें ना अधिकतर 2 तरीके के केस आएंगे आपके पास। या तो डिफरेंस ओनली फॉर 2 इयर्स होगा, या तो डिफरेंस ओनली फॉर क्या होगा बेटा? 2 इयर्स आएगा, या तो डिफरेंस क्या होगा बेटा? ओनली फॉर 3 इयर्स, ओनली फॉर 3 इयर्स। और ये क्या हो सकता है बेटा हमारा? मोर देन 3 इयर्स। ये हमारा क्या हो गया? मोर देन 3 इयर्स। नॉर्मली जो अपने पास आता है वो या तो ये और या तो ये आता है, या तो 2 साल वाला आता है या तो 3 साल वाला आता है। कि अगर आपको CI और SI में डिफरेंस निकालना है, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस को देखना है, तो इसको इसी तरीके से निकालेंगे। तो क्या होगा तरीका? तो कहता है बेटा डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल को 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीपल कर दिया जाए, अगर प्रिंसिपल को 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीपल कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा बेटा? डिफरेंस निकल जाएगा। कि अगर एक ही अमाउंट लेते हैं हम लोग, अगर एक ही अमाउंट है, उस पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालें, उस पर हम सिंपल इंटरेस्ट भी निकालें, तो भाई दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो अगर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना हो और वो सिर्फ 2 इयर्स के लिए दिया गया हो, तो वहां पर हम लोग प्रिंसिपल में 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीपल कर देंगे, जो आएगा वही हमारा डिफरेंस को शो करेगा। ठीक है, वही हमारा डिफरेंस को क्या करेगा बेटा? शो करेगा। तो वो चीजें आपको बेसिकली यहां पर ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पर डिफरेंस की बात करते हैं, अगर कहीं पर क्या करते हैं बेटा हम लोग? डिफरेंस की बात करते हैं, तो डिफरेंस देखने के लिए इसी तरीके से निकालेंगे।
जैसे इस पर मैंने बोला था कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा हो कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन CI and SI for 2 years on principal 2400 at the rate 5% per annum कि 2400 रुपए पे 5% पर एनम के रेट से 2400 पर 5% पर एनम के रेट से 2 साल का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है बेटा, तो अब अगर ये केस है तो हमारे लिए प्रिंसिपल कितना है बेटा 2400 और आई बराबर कितना हो गया बेटा 0.05 ना, क्योंकि 5 डिवाइड में 100 करना पड़ेगा हमें। ये तो समझ गए ना कि 100 से डिवाइड करेंगे आई में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब अगर हमने डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस बराबर क्या होगा 2400 इंटू 0.05 इंटू 0.05 करके देखना बेटा 6 रुपया आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर 2 साल का डिफरेंस दिया गया हो, अगर 2 साल का डिफरेंस दिया गया हो तो हम लोग इस तरीके से उसको फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, कि अगर कहीं पर भी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का डिफरेंस दिया गया हो, अगर कहीं पर भी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 साल का डिफरेंस दिया गया हो तो वो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, इस तरीके से उसको देख लेंगे। ओके, पर बात हमारी बनती नहीं है। अगर 3 इयर्स का दे रखा हो तो, अगर 3 इयर्स का दे रखा हो तो 3 इयर्स में ना बेटा 2 तरीके की चीजें यहां पर पूछ लेता है, या तो प्रिंसिपल निकालने के लिए पूछ देगा या तो डिफरेंस निकालने के लिए पूछ देगा। या तो क्या होगा बेटा प्रिंसिपल निकालने के लिए पूछ देगा या तो डिफरेंस निकालने के लिए पूछ देगा। अगर प्रिंसिपल निकालने के लिए पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, अगर प्रिंसिपल निकालने के लिए पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, तो कहता है प्रिंसिपल बराबर होता है बेटा डिफरेंस डिवाइड आई का स्क्वायर ऑफ 3 प्लस आई का स्क्वायर ऑफ 3 प्लस आई। अगर इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो उसमें ऐसे लिखेंगे कि जो भी डिफरेंस दिया होगा डिफरेंस डिवाइड आई डिवाइड 3 प्लस आई। ठीक है बेटा, तो ये जो वैल्यू हमारी होगी और यहां इक्वल टू दबा देंगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो हमारा किस चीज को शो करेगा बेटा प्रिंसिपल को। ये हमारा किस चीज को शो करेगा प्रिंसिपल को। लेकिन अगर गुरुजी हमें डिफरेंस ही निकालना पड़ जाए तो, अगर हमें डिफरेंस ही निकालना पड़ जाए, डिफरेंस ही हम लोग निकाल करके देखें तो डिफरेंस बराबर होता है बेटा डिफरेंस इज इक्वल टू P इंटू आई स्क्वायर इंटू 3 प्लस आई, P ऑफ आई स्क्वायर ऑफ 3 प्लस आई। तो ये जो वैल्यू होगा वो हमारा किस चीज को निकालेगा बेटा डिफरेंस को फाइंड आउट करेगा। किसको फाइंड आउट करेगा बेटा डिफरेंस को फाइंड आउट करेगा। तो जो आपका एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले इसको लिख लो फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं ताकि समझ में आ जाए। ये पहले लिख लो बेटा डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, ऊपर वाला भी लिखना है ना। लिख लीजिए बेटा यहां अमाउंट से।
जल्दी लिख लो। जल्दी करो बेटा, नोट करो जल्दी, हल्ला नहीं। हो गया बेटा यहां तक? अब देखिए क्वेश्चन वहां। मतलब मैंने सामने क्वेश्चन नंबर 7 निकाल दिया और कर नहीं रहे कोई।
सबसे बन गए क्वेश्चन? पक्का? हाँ बताओ बेटा, आप क्या बोल रहे थे? आ गया कि अगर हम डायरेक्ट उस फॉर्मूले पे लगा दे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? क्या कह रहा है कि डिफरेंस आपके पास गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस कितना है 110.16, रेट क्या दे रखा है बेटा 0.06 ना, क्योंकि 6% दे रखा है, और एन कितना दे रखा है बेटा 3 इयर्स दे रखा है। एन हमारे पास कितना दे रखा है बेटा 3 इयर्स दे रखा है। तो इस केस में जब हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 110.16 डिवाइड 0.06 डिवाइड 0.06 डिवाइड 3.06 इक्वल टू करो, आ जाएगा वैल्यू बेटा। आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा? तो ये भी चीजें करके हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर 3 ईयर से ज्यादा हो, मोर देन 3 इयर्स लिखा ना, तो कहता है इन दिस केस फर्स्ट वी कैलकुलेट compound interest and then after simple interest, then after simple interest, ठीक है, and then find difference between CI and SI। कि पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में से माइनस क्या कर देंगे बेटा हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को कर देंगे, तो हमारा ये वैल्यू कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, कि पहले हम लोग क्या कंसीडर करेंगे बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर हम लोग क्या निकालेंगे बेटा सिंपल इंटरेस्ट, और बाद में दोनों का क्या करेंगे डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा काम चल जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ये होता है बेटा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन इसके लगभग बराबर पूछ लिए जाते हैं, और 3 ईयर वाला ज्यादा पूछता है, और प्रिंसिपल ही निकालने के लिए पूछ देता है। ठीक है, अधिकतर जो हम लोगों से पूछता है वो प्रिंसिपल निकालने के लिए ही पूछता है, तो इसलिए उसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है। कर लेंगे बेटा इस तरीके का काम, पर बात तो बनेगी नहीं। अब इसके बाद जो हमारी कहानी होती है बेटा वो होता है थोड़ा सा पॉपुलेशन ग्रोथ का। किसका कहानी होगा बेटा हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो चलिए जरा हम लोग देखते हैं बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ, और ये हमने कल की क्लास में आप लोगों को बताया भी था अच्छे तरीके से, तो ये तो इसमें तो ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत होगी ही नहीं। यहां इसमें तो हमने बताया ही था ना, तो यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं आ तो देखो बेटा, तो हाँ अरे बता रहे हैं ना, कहा है बर्दाश्त करो ना भाई, हम ही ना बताएंगे, छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अगर किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में ना सबसे पहले हमें 2 चीजों को ध्यान में रखना होगा। एक होगा बेटा हमारा बर्थ रेट, एक हमारा क्या होगा बर्थ रेट, और एक होगा बेटा हमारा डेथ रेट। अब ये दोनों क्यों जरूरी है? तो कहता है बेटा कि अगर कहीं पर भी हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो भैया अगर बर्थ है तो डेथ भी है ना, तो हम तो नेट इफेक्ट की बात करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि दुनिया में जितने लोग आए मर गए तो उसको भी बोलेंगे नहीं अभी भी है, नहीं वो तो निपट गए हैं। तो अगर कहीं पर होगा तो इससे हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है बेटा नेट इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन, नेट इंक्रीजिंग
रेट ऑफ पॉपुलेशन, इससे क्या निकल जाएगा हमारा बेटा, नेट इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन, की जो हमारा पॉपुलेशन है उसका इंक्रीजिंग रेट क्या है। तो इंक्रीजिंग रेट कैसे निकालेंगे बेटा, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। कैसे निकल जाएगा बेटा, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, कि कितना बर्थ हुआ है और कितना डेथ हुआ है, उस दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा किस में आ जाएगा बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ के अंतर्गत आएगा। क्योंकि नेट इंक्रीजिंग जब तक नहीं निकलेगा हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ की बात ही नहीं कर सकते। जब तक नेट इंक्रीजिंग रेट नहीं निकलेगा तब तक हम लोग इसकी बात नहीं कर सकते। तो अगर हमें यहां पर निकालना पड़ेगा, तो कहता है बेटा जिस तरीके से हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी अमाउंट निकाला था ना, जिस तरीके से हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी अमाउंट निकाला था, उसी तरीके से यहां पर भी निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहां भी वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो कहता है P1 बराबर P0 ऑफ 1 प्लस आई की पावर n। P1 बराबर क्या हो गया बेटा, P0 ऑफ 1 प्लस आई की पावर n। अब यहां पर जो ये हमारा P1 दिख रहा है, यहां पर जो ये हमारा क्या है P1 दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा फ्यूचर पॉपुलेशन। इसको किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग, फ्यूचर पॉपुलेशन के नाम से जानेंगे। कि अगर इसी रेट से बढ़ता रहे तो भाई 10 साल 20 साल 25 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो वो हमारा फ्यूचर की बात बता रहा ना, तो वो फ्यूचर पॉपुलेशन। ये जो P0 हमारा है बेटा, ये आएगा हमारा परजेंट पॉपुलेशन। ये किस में आएगा बेटा, हमारा परजेंट पॉपुलेशन के अंतर्गत आएगा, परजेंट पॉपुलेशन की बात करेगा। तो P1 हमारा क्या हो गया बेटा, फ्यूचर पॉपुलेशन। P1 हमारा क्या हो गया, फ्यूचर पॉपुलेशन, और P0 हमारा क्या हो गया बेटा, परजेंट पॉपुलेशन। ये जो हमारा I है, I हमारा क्या हो गया, नेट इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन। और कैसे निकाले थे बेटा, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट के रूप में ये हमारा यहां पर निकल जाएगा। और ये जो n है इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, नंबर ऑफ ईयर्स। क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा। तो ये बातें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है कि एक हो गया हमारा फ्यूचर पॉपुलेशन, एक हो गया हमारा प्रेजेंट पॉपुलेशन, फिर हमने देख लिया बेटा नेट इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन, और लास्ट में हमने क्या देख लिया बेटा, नंबर ऑफ ईयर्स देख लिया। किसकी बात करी हमने बेटा, नंबर ऑफ ईयर्स की बात करी। नंबर ऑफ ईयर्स को हमने यहां पर देख लिया। अब है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन है तो कैसे हम लोग निकालें। तो बेटा इसमें ना दो तरीके की बातें आपको हो सकती है, दो तरीके से आपको निकालना पड़ सकता। क्या क्या निकालना पड़ता है, कहता है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आइदर फ्यूचर पॉपुलेशन कंप्लीट करना पड़ सकता है, क्या करना सकता है बेटा, फ्यूचर पॉपुलेशन करना पड़ सकता है, या नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करना पड़ सकता है। क्या क्या करना पड़ सकता है बेटा, या तो हमें फ्यूचर पॉपुलेशन करना पड़ सकता है, या हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स कन्वर्ट करना पड़ सकता है। दोनों चीजें, कि भाई आपको दे देगा आज पॉपुलेशन ये है, 10 साल के बाद 25% बढ़ जाएगा, 50% बढ़ जाएगा, इस तरीके से दे देगा, है कि नहीं, या बोलेगा इस रेट से 50% बढ़ रहा है तो बताओ कितने वर्षों में बढ़ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स निकालना पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता। तो दोनों ही चीजें। तो इसके लिए तो फॉर्मूला हमने देख ही लिया, P1 बराबर P0 ऑफ 1 प्लस आई की पावर क्या हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल लेंगे बेटा, फ्यूचर पॉपुलेशन को निकाल लेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ ईयर्स निकालना हो तो इसमें होता है 1 प्लस आई की पावर n बराबर P1 बाय P0। क्या लिख लेंगे बेटा, 1 प्लस आई की पावर n बराबर P1 बाय P0। ठीक है, तो अब ये P1 बाय P0 के कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकाल ही लेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो इस बेसिस पर हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसको कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करें, वो भी तरीका अगर लिखा हुआ रहे तो दिक्कत और भी नहीं आएगी। तो क्या कहता है बेटा कि अगर इसको कैलकुलेटर तरीके से देखें हम लोग तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें लिखेंगे 1 प्लस आई इंटू इक्वल टू
n माइनस 1 टर्म्स इनटू P0 इक्वल टू, जैसे ही करेंगे हमारा क्या आ जाएगा बेटा, फ्यूचर पॉपुलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, फ्यूचर पॉपुलेशन। कि अगर कहीं पर हमें फ्यूचर पॉपुलेशन निकालना है, अगर हमें क्या करना है बेटा, फ्यूचर पॉपुलेशन निकालना है, तो हम लोग इस तरीके के फॉर्मूले को इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमने नंबर ऑफ ईयर्स को निकालना है, और देखो इसमें लॉग के माध्यम से निकाला जा सकता है, लेकिन मैं मान के ये चल रहा हूं कि बहुतों बच्चों ने मैथ्स कभी जिंदगी में पढ़ी ही नहीं है, तो भैया हमें लॉग में पता नहीं है। अब भाई मैथ्स के बच्चे होते तो पढ़ लेते हैं, अगर नहीं हमको आता है तो क्या करें, तो कहता है इसमें लिखेंगे 1 प्लस आई इंटू इक्वल टू अप टू वैल्यू इक्वल ऑफ P1 बाय P0, कि जो P1 बाय P0 की वैल्यू आएगी ना बेटा, तो हम तब तक इक्वल करते रहे जब तक उस वैल्यू के बराबर ना हो जाए। अगर उस वैल्यू के बराबर हो जाएगा तभी जाकर के हम बोलेंगे कि हाँ हमारा काम कंप्लीट हो रहा है, अगर वैल्यू के बराबर नहीं होगा तो कंप्लीट नहीं होगा, है कि नहीं। तो कैसा क्वेश्चन इसमें आता है, तो एक दो क्वेश्चन हो जाएगा तो थोड़ा सा माइंड में वो भी बैठ जाएगा। भाई कंसेप्ट समझने से तो काम चलेगा नहीं, एक आध क्वेश्चन का भी होना जरूरी है। तो कैसे करें, तो पहले जल्दी से इसको टेप प्लीज, टेप लिया। सबने नोट कर लिया नहीं यहां तक, क्वेश्चन निकाले, अरे बोलो। अच्छा नोट कर रहे हो, करो करो आराम से, चिलैक्स मोड में। हो गया बेटा, नोट कर लिया। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 2%। कितने इंक्रीज कर रहा है बेटा, 2% से। द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बाय 40%। कि जो पॉपुलेशन है वो कितने से बढ़ जाएगा, 40% से ना बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कि जो भी हमारा पॉपुलेशन है, तो मान लेते अगर दिया नहीं है तो P0 बराबर कितना 100 ना बेटा, तो P1 कितना हो जाएगा 140, क्योंकि 40% से इंक्रीज कर रहा है। चलिए जी, I बराबर कितना दे रखा है बेटा 0.02, I बराबर कितना दे रखा है 0.02।
अब आपसे पूछा गया इन हाउ मेनी ईयर्स, तो बेटा हमने क्या लिखा था, 1 प्लस आई की पावर n बराबर P1 बाय P0 ना बेटा, यही फॉर्मूला लिखाया था ना भाई नंबर्स निकालने के लिए। तो 1.02 की पावर n बराबर 1.4 हो जाएगा। और हमने क्या बोला था, 1.02 इंटू के बाद इक्वल दबाना शुरू करेंगे, काउंटिंग की शुरुआत होगी 2 से, ठीक है बेटा। तो इक्वल दबाते जाओ, कितने बार में ये 1.4 के बराबर होगा, कितनी बार में ये हमारा 1.4 के बराबर होगा, बताइए बेटा। तो 17 बार जब लगभग दबाओगे तो हमारा क्या आ रहा, 1.4002 आ रहा है ना बेटा। तो n बराबर क्या होगा बेटा, 17 ईयर्स अप्रोक्स। n बराबर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, 17 ईयर्स अप्रोक्स हो जाएगा। n की वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकाल सकेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बेटा, n की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, इस तरीके से हम लोग n की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो ये भी देखना आपके लिए क्या होगा, जरूरी होगा। हो गया बेटा यहां पे क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरीके से है बेटा क्वेश्चन नंबर 13, ये वाला समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन नंबर 13 को देखे बेटा, जल्दी से करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 13 सारे बच्चे जल्दी से करके दिखाओ, सेम उसी तरीके का है जैसे अभी हमने बनाया था।
हो गया सबसे? नहीं हुआ? देखो बेटा, बर्थ रेट कितना दे रखा है बेटा? 39.4 पर 1000। डेथ रेट कितना दे रखा है बेटा? टॉडेंट। नेट इंक्रीज कितना है? 20 पर 1000 है बेटा, क्योंकि 39.4 माइनस 19.4। तो रेट अगर निकाला जाए तो रेट क्या होगा? 20 डिवाइड में 1000 इंटू 100 ना बेटा, कितना आया? 2%। तो आई बराबर क्या हो गया? 0.02। कहता है इन हाउ मेनी ईयर्स पॉपुलेशन विल बी डबल। तो डबल हो रहा है तो इसका मतलब 1 प्लस आई की पावर एन बराबर 200 बाई 100 लिख सकते हैं बेटा। और 1.02 की पावर एन बराबर कितना? 2। तो फिर से 1.02 इंटू 2 3 4 डॉट 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 जब तक वो क्या हो 2 के बराबर ना हो जाए। तो 35 टाइम्स में देख लो तुम्हें क्या हो रहा है बेटा? ये आ रहा होगा 1.9998। तो 35 साल हो जाएगा आंसर या नहीं हो जाएगा हमारा? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? पॉपुलेशन ग्रोथ वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को देख सकते हैं। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्की वाली बात? चलिए जी, अब जो हमारा नया टॉपिक है बेटा वो है इफेक्टिव रेट का। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो बेटा, अगर कहीं पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, इफेक्टिव रेट, तो कहता है इफ इंटरेस्ट पेबल other than annual basis then annual effect of interest is known as इफेक्टिव रेट। कि अगर एनुअल के बेसिस के अलावा, मतलब या तो हाफ ईयरली व क्वार्टरली या मंथली या वीकली या डेली जो भी हो, तो एनुअल के अलावा अगर कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट की जाती है तो उसका एनुअल इफेक्ट क्या होता है, उसी चीज को हम लोग यहां पर देखते हैं। तो होता है बेटा आर ई बराबर 1 प्लस आई की पावर m माइनस 1 इंटू 100। आई तो हम समझ ही गए बेटा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड में m इंटू 100 होता है, ये तो इतनी बार से करते हुए अभी आ रहे हैं। और m का मतलब क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ चेंजेज। नंबर ऑफ चेंजेज क्या? इंटरेस्ट का चेंजेज इन अ ईयर, कि एक साल में कितनी बार बदलाव हो रहा है, इंटरेस्ट एक साल में कितनी बार बदलाव हो रहा है। तो याद करो कन्वर्जन टेबल, हाफ ईयरली था तो m में कितना लिखे थे? 2। क्वार्टरली था तो कितना लिखा था? 4। मंथली था तो 12। तो वीकली था तो इस तरीके से चेंज कर सकते या नहीं कर सकते बेटा? इस तरीके से करना पड़ेगा ना। तो यही हमारा क्या कहलाता है बेटा? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा?
इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जानेंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। तो ये बातें आपको बेसिकली यहां पर ध्यान में रख के चलनी है, इन चीजों को यहां पर हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, तो अगर हम लोग इफेक्टिव रेट निकालते हैं, ये नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बेटा, लिख लिया सबने? देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, कोई बात नहीं बेटा, बता देंगे। क्या कह रहा है बेटा? देखो, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट corresponding ए नॉमिनल और रेट ऑफ 7% पर एनम कन्वर्टेबल क्वार्टरली। ठीक है बेटा, तो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में? 7% पर एनम पेबल क्वार्टरली ना बेटे। तो अगर क्वार्टरली दे रखा है तो जब आई निकालेंगे तो आई बराबर क्या होगा? 7/4 इंटू 100 ना बेटा, 0.0175 आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? और m बराबर कितना? तो जब हम इफेक्टिव रेट निकालेंगे क्या लिखेंगे? 1.0175 की पावर 4 माइनस 1 इंटू, तो अगर इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? 1 प्लस आई इंटू इक्वल टू m माइनस 1 टर्म्स, है ना, -1, और लास्ट में क्या करेंगे बेटा? इंटू 100, यही होगा ना? तो चलिए कीजिए, 1.0175 इंटू 3 बार इक्वल -1 इंटू 100 इक्वल 7.18% आ रहा है बेटा। 7.18 आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इसकी भी बात हम लोगों को यहां पर करनी है, इसकी भी बात यहां पर ध्यान में रख करके चलनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बेटा एक बार जल्दी से।
हाँ ये नोट कर लो, ये नोट करके क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। ट्यूसडे की क्लास कोई भी मिस मत करना, क्योंकि फिर मैं ये टॉपिक दोबारा बताने वाला हूँ नहीं। ये मैंने आज क्लास बस इसलिए रखी थी कि तुम लोगों को दिक्कत हुआ था इसलिए, ठीक है। तो संडे को फिर वो एन्यूटी पर आऊँगा, सॉरी ट्यूसडे को एन्यूटी पर आऊँगा, वो छूटेगा तो वो फिर कतई समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फ्रेश माइंड भी रहेगा तो उस दिन आराम से एन्यूटी हम लोग खत्म कर लेंगे। लिख लिया यहां तक? नहीं, बेटा तूने पढ़ा हुआ है तो तुझे लग रहा है, बाकियों का भी तो देखोगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, बाकी बच्चों को तो करने दे बेटा, कर ले क्वेश्चन नंबर 3। कहता है द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 3% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। क्या है बेटा? 3% पर एनम पेबल क्या है? हाफ ईयरली। तो अगर कहीं पर हाफ ईयरली हो, अगर कहीं पर क्या हो बेटा? हाफ ईयरली हो, तो रेट को क्या कर दे? डिवाइड 2 कर देना बेटा। तो आई बराबर क्या होगा? 0.015 और m बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। तो लिखिए 1.015 इंटू, एक बार इक्वल का बटन दबाइए, -1 दबाइए, इंटू 100 कर दीजिए। देखिए तो आ रहा है 3.0225%। ठीक है, तो ये एक कहानी है। अब मैं आपको, हाँ कुछ बोल रहे थे। अब यहां पर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे, वो आपको करना है। बुक वाले तो आपने बहुत हद तक क्वेश्चन कर ही लिए होंगे, ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा एक्सरसाइज 4B का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 4B का सबसे लास्ट क्वेश्चन कहता है द कंपाउंड इंटरेस्ट 4000 फॉर 6 मंथ। करके दिखाना जल्दी सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से करके दिखाओ, क्योंकि इसी टाइप का आज मैंने सवेरे बताया हुआ है शुरुआत में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या दे रखा है? क्वार्टरली दे रखा है ना बेटा। तो 6 मंथ इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा? 24 मंथ्स। 24 मंथ्स बराबर कितना ईयर्स बेटा? 2 ना। तो n की वैल्यू कितना होगा? 2 होगा या 24? 2 लिखेंगे ना। और रेट जो है 12% है, डिवाइड में 4 कर दो, कितना हो जाएगा बेटा? 3% होगा ना। तो इसका जो आंसर निकालोगे वो इस तरीके से निकालना कि 1.03 इंटू इक्वल टू -1 इंटू 4000 इज इक्वल टू 243.60। ठीक है सामंत, कि रेट को 4 से डिवाइड करना है, टाइम को 4 से मल्टीपल करके ईयर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मंथ में दे रखा है तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14, आर बराबर कितना था? 12% ना बेटा। तो आई बराबर क्या होगा? 12 डिवाइड में 4 इंटू 100 ना, 0.03 आ गया। और एन बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 ईयर्स आ गया या नहीं आ गया? 6 मंथ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कैसे? 1.03 इंटू इक्वल टू -1 इंटू
4000 बराबर 243.60। ठीक है, तो एक बार जाइए पूरी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं ट्यूसडे एट द रेट 1:30 PM। किसका? 4B का फोर्थ मशीन वाला है ना बेटा, स्क्रैप वैल्यू के साथ बता दूंगा। ठीक है, कर लोगे यहां तक? समझ में आया यहां तक बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, तो ट्यूसडे को आफ्टरनून मिलते हैं हम लोग। तब तक जाइए संडे का एंजॉय कीजिए, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, फील लीजिए।